हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आज मुख्य रूप से जो डेली करंट अफेयर्स का अपना क्लास है, तो उसको हम लोग फिर रिशेड्यूल करके फिर उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज के जो न्यूज़ में जो भी चीज़ें थी उससे रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते थे उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग जल्द से जल्द इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन ही नहीं बल्कि विस्तृत डिस्कशन करेंगे ताकि जो ही चीज़ उससे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उस सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यह है कि जैसे आज का जो करंट है उससे संबंधित जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि खो खो जो वर्ल्ड कप है 2025 उसमें भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है, यानी इंडियन जो टीम है पुरुष टीम खो खो में वो कौन नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, इससे पहले अगर हम देखें तो खो खो में अगर आपसे पूछा जाए कि खो खो जो होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है खो खो में? प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? देखिए, जितना क्रिकेट में होते हैं उतना ही, यानी कितनी संख्या? 11। ठीक है, तो कितनी संख्या होते हैं प्लेयर्स की? 11। तो हमसे पूछा गया है कि भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व इसमें कौन कर रहा है खो खो वर्ल्ड कप 2025 में? तो कौन कर रहे हैं? प्रतीक वाइडर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? प्रतीक वाइकर। ठीक है, तो प्रतीक वाइकर जी जो है भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कर रहे हैं खो खो विश्व कप 2025 में। आपको प्रश्न में एक आंसर बताना है इस प्रश्न में कि खो खो विश्व कप जो 2025 है वो कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे होस्टेड है। आपको ये बताना है कि 2025 जो खो खो है वो कहाँ पे होस्टेड है, यानी कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में पर चर्चा में रहा अनुपम वर्मा समिति। अनुपम वर्मा समिति का उद्देश्य क्या था, किससे रिलेटेड ये समिति है, कमेटी बनी हुई है? तो यह कमेटी किससे बनी हुई है? ऑप्शन है आपका जैविक खेती के प्रचार प्रसार के अध्ययन के लिए, या भारत में प्रतिबंधित कीटनाशकों की समीक्षा के लिए, या नए कीटनाशकों के आविष्कार के अध्ययन के लिए, किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कौन सा आंसर होगा। आंसर तो इसका हो जाएगा कि भारत में जो प्रतिबंधित कीटनाशक हैं उनकी समीक्षा के लिए बनाया गया है कमेटी। कौन सी कमेटी है? अनुपम वर्मा समिति। ठीक है, अब मैं बताऊंगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक अलग क्वेश्चन जो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि भारत में जो वल्चर है टोटल कितने टाइप्स ऑफ वल्चर पाए जाते हैं, कितनी स्पीसीज पाई जाती है भारत में, कितनी स्पीसीज वल्चर की पाई जाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका होमवर्क के रूप में। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया कि जो वल्चर्स की जो डेथ हो रही थी, वल्चर्स की जो डेथ हो रही थी उसमें सबसे ज़्यादा जो रीजन है वो क्या है, कौन सा दवाई है, वो कौन सा मेडिसिन है, वह कौन सा मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा रीजनेबल है जिसके कारण यह मुख्य रूप से वल्चर्स की संख्या घट गई। ठीक है, यानी गिद्धों की संख्या घट गई, और भारत में जो 9 के 9 है वो क्या है? इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, गिद्ध। ठीक, फिर आपको ये बताना है कि उसमें कौन ऐसी दवाई है जिसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके चलते वल्चर्स की, गिद्धों की क्या हो रही थी? डेथ हो रही थी। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर। ठीक है, चलिए तब तक तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलें। तीसरा प्रश्न क्या है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका को किस आधार पर खारिज किया हुआ है, यानी किस आधार पर खारिज किया है? तो पहले हम लोग देखेंगे कि समान लिंग विवाह मतलब होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी इससे संबंधित याचिका डाली गई थी। कहाँ पे? एससी में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि इस पर सुनवाई हुई थी पिछले वर्ष, हम लोग देखे भी थे, और इस सुनवाई के दौरान डायरेक्टली जो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट है वो कहा था कि यह जो मामला है, यानी होमोसेक्सुअलिटी जो वाली जो मामला है, समलैंगिकता वाला जो विवाह वाला मामला है, मैरिज वाला मामला है, ये सोसाइटी का मामला है, और ये मुख्य रूप से यह जो है न्यायपालिका से परे, यानी मुख्य रूप से विधायिका का मामला है, यानी विधायिका इस पर विचार करेगी, विधायिका उस पर कानून बना सकती है, विधायिका का उस पर अधिकार है, ये उसमें बता के और मुख्य रूप से इसको केस को बंद कर दिया गया था। अब यह किससे संबंधित था? तो पहले आपको पता है आईपीसी था, इंडियन पैनल कोड, उसका धारा था एक धारा था कौन सा? 377, 377। तो आईपीसी का जो है धारा 377 जो था वो क्या कहता था कि जो होमोसेक्सुअलिटी जो था वो क्या था? एज ए क्राइम, उसको क्या मानता था? क्राइम मानता था। यानी होमोसेक्सुअलिटी को क्या माना जाता था? क्राइम माना जाता था। यानी
होमोसेक्सुअलिटी का मतलब मेल मेल एंड फीमेल फीमेल, मतलब एक ही जो मुख्य रूप से देखा जाए तो एक ही जो जेंडर है उनमें जो सेक्सुअलिटी होती है उसको क्राइम माना जाता था। लेकिन आर्टिकल 21 का और आर्टिकल 14 का आधार देकर इसमें क्या किया गया, जो यह धारा था जो 377, इसको क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल घोषित कर दिया गया। यानी इसको संविधान में क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अभी किस मामले में यह घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो यह घोषित किया गया नवतेज सिंह जोहार केस। कौन सा केस था, नवतेज सिंह जोहार केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो धारा आईपीसी की धारा 377 है, जिससे से क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी अब जो पहले जो कहा जाता था कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो क्राइम है, अब वो क्या रहा, क्राइम नहीं रहा। ठीक है, तो होमोसेक्सुअलिटी क्राइम नहीं रहा। अब किसके तहत ये नहीं रहा, क्योंकि निजता के अधिकार। अब देखिए इसमें आपको दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, और भी दो तरह के प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि विवाह, अपने मर्जी से विवाह करना कौन सा अधिकार है, कौन सा राइट है। दूसरा, अपने पसंद के व्यक्ति से, अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करना, ये कौन सा राइट्स है। दो तरह के प्रश्न हो गए। और तीसरा प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि अपने पसंद के व्यक्ति को चुनना, यह कौन सा आपका राइट है और मौलिक अधिकार इसमें से कौन है। तो इसमें बताया गया, हाल ही की जो फैसले आए हैं उससे संबंध में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट में, इसी में गया हुआ था विवाह को लेकर। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह करना जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, लेकिन अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करना ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कौन सा राइट है, संवैधानिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अगर आप देख रहे हैं, तो अपने पसंद के व्यक्ति से, अपने पसंद के व्यक्ति को चुनना, ये क्या है, ये आपका मौलिक अधिकार है, आपके निजता का अधिकार है, आपके जीवन का अधिकार है। तो ये किस में कहा गया, आर्टिकल 21 के अंतर्गत कौन आएगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अपने पसंद के व्यक्ति को चुनना, ये किस में आएगा, आर्टिकल 21 में आएगा, अनुच्छेद 21 में आएगा। ठीक है, और बाकी जो ये आप देख रहे हैं क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक, तो ये इससे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है घुमाकर यहाँ से। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप बताएं। ये क्या है, समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका को किस आधार पर खारिज किया है। ये जो मैं अभी बताया हूँ पूरा हिस्ट्री, इसमें आपका आंसर भी छिपा हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका कौन सा, बी ऑप्शन, यानी इसे संसद के क्षेत्राधिकार में माना है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि पार्लियामेंट का ये कार्य है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट इस पर कानून बनाएगी या अप्रूवल देगी। ठीक, अब ये बात, हाँ, अब इसमें अगर बात किया जाए तो जो आप देखते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का जो हिंदू विवाह अधिनियम है, उसके तहत इसमें जैसे 377 को आईपीसी की धारा जो 377 था उसको तो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए क्राइम, ये तो बोल दिया। अब इसमें ये लोग दोनों लोग अब कहे कि नहीं, यानी जो ये फीमेल्स हैं या जो ये मेल्स हैं कि हम मैरिज करेंगे। अब मैरिज से संबंधित वे गए जहाँ पे रजिस्ट्री होती है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, वहाँ पे या तो लिखा था मेल या तो फीमेल। ठीक है, यानी कहीं भी जेंडर बायस नहीं लिखा था मुख्य रूप से, या ट्रांसजेंडर, या मुख्य रूप से देखा जाए या ऐसा नहीं लिखा था कि हाँ ये सेम जेंडर, ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं। तो इससे रिलेटेड याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इसे संसद के क्षेत्राधिकार माना है, और संसद ही इस पर तय करेगी कि वह जो ये राइट्स है, जो मैरिज की राइट्स है, जो यानी विवाह जो पंजीकरण करने के लिए अप्रूवल दिया जाए या न दिया जाए, यह कानून या यह विधि या लॉ कौन बना सकता है, तो वह संसद बना सकती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत में डिजिटल गवर्नेंस के संदर्भ में डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस टूल का उपयोग किया जा रहा है। तो अभी आप ये भी याद रखेंगे, एक 2017 में संशोधन हुआ था, अभी 2023 में भी एक संशोधन हुआ है। ठीक है, अभी उसका ड्राफ्ट गवर्नमेंट लाई है, और ड्राफ्ट जैसे ही
या पब्लिक डोमेन में रखा गया है, उससे प्रतिक्रिया के बाद वो जो है बिल आएगा मुख्य रूप से तो डेटा सुरक्षा के लिए। तो अभी केवल इतना याद रखिएगा कि डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन से टूल का प्रयोग कर रही है गवर्नमेंट, तो वह टूल है डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण संरचना यानी डेपा का प्रयोग कर रही है। डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण संरचना का क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जीनोम इंडिया डेटाबेस कहाँ रखा गया है। ठीक, तो ये आपको बताना है जीनोम इंडिया डेटाबेस कहाँ रखा गया है। तो कहाँ पे रखा गया है, फरीदाबाद में। भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ पे है, ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे है, फरीदाबाद। ठीक, तो फरीदाबाद भारतीय जैविक डेटा। अब फरीदाबाद कहाँ पे पड़ता है, जो दिल्ली और जो हरियाणा है उसके बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक, ठीक है, बदलपुर बॉर्डर की तरफ अगर जाएंगे आप तो वहाँ पे ये पड़ेगा। ठीक, तो जीनोम इंडिया याद रखेंगे कहाँ पे है, फरीदाबाद में। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो क्या है भारत का केंद्रीय बैंक है, डीटीएक्स को किस रूप में मंजूरी दिया है। ठीक है, डीटीएक्स को किस रूप में मंजूरी दिया है। आरबीआई की स्थापना कब हुई है, कब होती है, 1935 में। किस एक्ट के द्वारा, 1934 के एक्ट के द्वारा, ये आपको पता भी होगा। और 1949 में आज़ादी के बाद इसका क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है, केंद्रीय बैंक के रूप में ये मान्यता है। यह कौन सा पॉलिसी मुख्य रूप से काम करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में, यानी जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काम भी करती है, ये आपको पता भी होगा। इसमें आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक, तो ये भी आपको पता होगा। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डीटीएक्स को किस रूप में मंजूरी दिया है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, या सी, यानी TREDS प्लेटफॉर्म के रूप में क्या किया है, मान्यता दिया है। तो TREDS प्लेटफॉर्म्स जो है इसके रूप में डीटीएक्स को क्या किया हुआ है, मान्यता दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ अगर चलें तो महाकुंभ से रिलेटेड है, जो 2025 में लगा हुआ है। मुख्यतः यह 12 वर्ष पे लगता है, लेकिन यह जो लग रहा है कितने, 144 वर्षों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये इसकी 2025 की तैयारी में किस उद्देश्य के लिए मियावाकी तकनीक, देखिए मियावाकी तकनीक है कहाँ का, स्पेशली ये तकनीक टेक्नोलॉजी विकसित किया गया था कहाँ पे, जापान में। स्पेशली जापान में यह टेक्नोलॉजी जो है विकसित किया गया था, यानी कम जगह है और इन कम जगह में क्या करना है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यानी यहाँ पे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है, उसके लिए तकनीकी का प्रयोग है। हालांकि अर्बन एरिया में भी इसका बहुत ज़्यादा आजकल प्रयोग होना शुरू हो गया है मियावाकी तकनीक का। जैसे गुजरात में सबसे पहले शुरू किया गया था इसको, भारत में अगर बात किया जाए तो जापान बेस्ड टेक्नोलॉजी पे आधारित है मियावाकी तकनीक। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसका मतलब हरित वनों के विकास के लिए। ठीक है, तो ग्रीन फॉरेस्ट जो है उनके डेवलपमेंट के लिए यह तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, मियावाकी तकनीक, यानी कम जगह में ही अधिक से अधिक हरित वनों के विकास के लिए आप उचित पर्यावरण और मुख्य रूप से इन्वायरमेंट के लिए यह जरूरी है। तो मियावाकी तकनीक को याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि कहाँ से है, रिलेटेड, जापान से रिलेटेड है। ठीक, अगला प्रश्न ये रिपीट हो गया शायद, हाँ चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर चले तो अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उसमें भारतीय, देखा जाए इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। ठीक है, तो आपको पता है T20 जो होता है मैच किसमें, किसकी बात की जा रही है, क्रिकेट की। क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, हालांकि 2 बैठे भी रहते हैं, आपको पता भी होगा ये सारी चीज़ें। और T20 मुख्य रूप से कितने ओवर्स का होता है, 20 ओवर का होता है। ठीक है, 20 ओवर का गेम है। ठीक, और अलग अलग जैसे वनडे 50 ओवर का होता है। ठीक, T20 जो है 20 ओवर का होता है। ठीक, तो इसमें कहा रहा है कि इसको कप्तान बनाया गया, तो कप्तान को किसको बनाया गया है, सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, किन के जयंती पे मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के अवसर पे, जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है, जयंती मनाया जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, इनके गुरु का नाम अगर पूछा जाए तो कौन क्या होगा, इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस। इसमें इन्होंने एक इनके गुरु के नाम पे एक मिशन भी था, रामकृष्ण मिशन, इसको भी याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो रामकृष्ण जो परमहंस थे इनके गुरु थे, और यह मुख्य रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति थे, और ऐसा माना जाता है, माना किया जाता है भी, यह जो माँ काली थी जो कलकत्ता में है, उनके क्या थे, भक्त थे।
कौन? रामकृष्ण परमहंस जी। और इनके जो हैं शिष्य थे कौन? स्वामी विवेकानंद जी थे। और इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था, ये भी याद रखिएगा। और 1893 के समय, 1893 के समय इन्होंने शिकागो में, शिकागो कहाँ पड़ता है? अमेरिका, वहाँ पे इन्होंने क्या दिया था? भाषण दिया था, ठीक है। और वहाँ से पूरे भारत की ओर लोगों को क्या किया? आकर्षित करने का भी काम किया, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, यानी स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के जो जन्म दिवस है, जयंती है, उसी पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसको 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में अगर देखें, महाकुंभ जो है 2025 प्रयागराज में शुरू हुआ है, वह किस अवसर पे शुरू हुआ? ये कहा रहा है। तो कब शुरू हुआ है? 13 जनवरी से है, और लास्ट कब तक है? 26 फरवरी तक, अंतिम, ठीक है। और शुरुआत हुआ है 13 जनवरी को। तो देखा जाए तो हिंदी जो महीना होता है हिंदी कैलेंडर का, उस हिंदी कैलेंडर के महीने से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला, साल का पहला जो माह होता है वो कौन होता है? चैत्र होता है, ठीक है। तो वैसे ही उसी में जो पौष की जो पूर्णिमा पड़ती है, पौष की रात आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो उसमें पौष पूर्णिमा के दिन क्या हुआ है? शुरुआत किया गया है किसका? महाकुंभ का, ठीक, प्रयागराज में। तो याद रखिएगा, पौष पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न क्या है कि प्रयागराज जो त्रिवेणी संगम है, जहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ है, वहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो 2 मुख्य नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसी मान्यता है कि 3 नदियाँ का संगम है वहाँ पे। कौन कौन से? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो कौन कौन नदियाँ वहाँ पे देखने को मिलेगी? गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। अगर गोदावरी की बात किया जाए, तो अगर पूछा जाए कि क्या गोदावरी नदी पर भी कुंभ लगता है कि नहीं उनके तट पे, तो गोदावरी नदी के तट पे भी कुंभ लगता है। कहाँ पे? नासिक में। जैसे आपको पता भी होगा, भारत में हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में महाकुंभ लगता है। तो वहाँ पे गोदावरी में भी, यानी नासिक में गोदावरी नदी के तट पे भी वहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है, ठीक। और वहाँ पे उज्जैन की अगर बात किया जाए तो शिप्रा नदी के किनारे, और वैसे ही अगर हरिद्वार की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे गंगा नदी के किनारे, ठीक। तो इसको भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर चलें, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 13 जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में भारत किससे जुड़ गया है? तो किससे जुड़ा हुआ है? आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की जो समिति बनी थी, उस पर भारत जो है जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में ये जुड़ा हुआ है। तो इसको भी याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। अगले प्रश्न की तरफ अगर चलें, तो कहा कि हाल ही में चर्चा में रहा वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस, मुख्य रूप से वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस, WUI, ये है क्या? WUI है क्या? तो मुख्य रूप से WUI है क्या? वन क्षेत्रों के आसपास जो मानव बस्तियां हैं उनके विकास के लिए यह तत्पर है। कौन? WUI, यानी वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस। तो वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस क्या है? वन क्षेत्रों के आसपास मानव बस्तियों का जो विकास होता है, वन क्षेत्रों के आसपास जो मानव बस्तियां बसाई जाती है, जैसे आपको पता होगा एक कोर क्षेत्र होता है, एक बफर क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये सब इकोलॉजी में आप पढ़े होंगे, तो उससे रिलेटेड है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगला डेटा आया हुआ है, कौन सा? वैश्विक भूखमरी जो सूचकांक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इस 2024 में देखा जाए तो पूछ रहा है कि भारत का स्थान क्या है। तो हम लोग पहले इसको खंगालने की कोशिश करेंगे, GHI को। GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब ये ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है, पहले आप पूछेंगे ये निकालता कौन है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकालता कौन है? तो निकालता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड, 2 संस्थाएं मिलकर निकालती हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड दूसरी संस्था का नाम है वेल्ट हंगर हिल्फ। ये दोनों संयुक्त रूप से मिलकर निकालते हैं क्या? ये दोनों संयुक्त रूप से मिलकर निकालते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक प्रत्येक वर्ष पे निकलता है। वही अगर 2023 की बात किया जाए तो 2023 में भारत का स्थान जो था वो 111 था। कितने देशों में? 127 देशों में। 2024 की अगर बात किया जाए भारत का स्थान, तो भारत का स्थान 2024 में 127 देशों में 105 पे आ गया है, ठीक है।
तो 1 से 5 आएगा। अब इसमें आप पूछेंगे यह सही है कि गलत है, मतलब देखा जाए कि यह पॉजिटिव वे में जा रहा है कि निगेटिव वे में, तो ये पॉजिटिव वे में जा रहा है। इसका मतलब क्या है, कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव और निगेटिव में जा रहा है? तो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है इसके स्कोर जो होता है, इसका स्कोर होता है 0 से लेके 100 तक। 0 से लेके 100 तक इसमें स्कोर होते हैं। इसमें जिस देश का 0 होगा स्कोर, जिस देश का स्कोर 0 होगा या कम होगा, उसमें भूखमरी क्या होगी? उसमें भूखमरी और कम होगी, यानी उसमें भूखमरी कम होगी। तो इंडेक्स में स्कोर जितना जिस देश का कम होता है उसमें भूखमरी भी उतना ही कम होती है, और जिसका स्कोर हाई होता है, ज़्यादा होता है, उसमें भूखमरी भी क्या होती है? हाई होती है। भूखमरी भी क्या होती है? हाई होती है। ठीक, तो इसे भारत का जो अगर स्कोर की अगर बात किया जाए कि भारत का इस वर्ष स्कोर कितना रहा है? 2.73 रहा है। ठीक है, याद रखिएगा भारत का स्कोर कहाँ कितना रहा है? 2.73, यानी 0 से कुछ आगे। तो मध्यम भूखमरी जो है ये दिखा रहा है मुख्य रूप से। अब आप कहेंगे कि क्या आयाम है इसके, तो इस GHI का यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 4 आयाम है, ये भी याद रखिएगा। ये कितने आयामों पे निकालता है? 4 आयामों पे अपना इंडेक्स निकालता है। वो 4 आयाम कौन कौन से हैं? तो 4 आयाम हैं, एक तो है अल्प पोषण, एक है क्या? अल्प पोषण। दूसरा क्या है? बाल बौनापन, बाल बौनापन। तीसरा जो है इसका आयाम है शिशु दुर्बलता, शिशु दुर्बलता। और चौथा आयाम अगर हम बात करें तो वो है शिशु मृत्यु दर, यानी चाइल्ड मर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो आयाम अगर आपसे पूछता है तो आयाम कितने हैं इसके? आयाम इसके 4 हैं। ठीक है, अगर आयाम आपसे पूछेगा तो आयाम कितने हैं? 4 आयाम है। कौन है? अल्प पोषण है, ठीक है, बाल बौनापन है तो अल्प पोषण हो गया, या बाल बौनापन हो गया, शिशु दुर्बलता हो गया, या चाइल्ड मर्टिलिटी रेट हो गया, शिशु मृत्यु दर। ये 4 जो है आयामों पे ये निकालता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कौन निकालता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा निकाला जाता है संयुक्त रूप से, और हर वर्ष निकाला जाता है। इसमें स्कोर 0 से 100 तक होता है। जिस देश का 0 स्कोर होता है वह उसमें भूखमरी कम होती है, यानी सबसे कम होती है। जिसका सबसे ज़्यादा यानी हाई 100 होता है स्कोर, उसमें भूखमरी ज़्यादा होती है। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में 2024 में जो भूखमरी है वह कितना है? तो स्कोर भारत का जो देखा जाए तो 2.73 है, यानी मध्यम में आता है, मध्यम भूखमरी में। और अगर देखा जाए रैंक की बात किया जाए तो 127 देशों में 2023 में क्या था? 111 रैंक था, और 2024 में 105 रैंक पे पहुंच गया है। तो इसमें यानी भूखमरी में कुछ सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री अन्न योजना, पोषण योजना, ये सारी चीज़ें योजनाएं जो हैं इसके तहत ये लाभ मिला है, जिसके तहत ये रैंक जो है, रैंक में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। अगर पूछा जाए कितने अंक सुधार हुआ है? 6 अंकों का सुधार हुआ है। अगर थोड़ा सा और आगे चले हम लोग, अगर हमसे पूछ लें कि इतना बता दिए तो थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग जो अपना पड़ोसी मुल्क है यानी पड़ोसी जो देश है उसके बारे में भी। तो पाकिस्तान के बारे में अगर पूछ दे कि पाकिस्तान का कितना है स्कोर, तो पाकिस्तान का स्कोर का मतलब पाकिस्तान का रैंक कितना है? तो 109 रैंक है, यानी हमसे पीछे है। ठीक है, तो भूखमरी अभी भी उसमें ज़्यादा है, 109 रैंक पे है पाकिस्तान, ये भी याद रखिएगा। अब पूछा जाए आपसे कि पहले रैंक पे कितने हैं, तो पहले रैंक पे कौन कौन से देश हैं? तो पहले रैंक में आप देखेंगे तो इसमें जो 2024 का जो डेटा निकला हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, पहले रैंक पे 22 देश हैं। और उन 22 देशों में कौन कौन सा है? चाइना भी है, UAE भी है, कुवैत भी है, ये सब संबंधित लेके टोटल 22 देश जो हैं, यानी चाइना, UAE, कुवैत समेत जो 22 देश हैं वह टॉप 1 पे हैं। टॉप 1 पे, यानी टॉप 1 पे मतलब उसमें भूखमरी बिल्कुल ही नहीं है, ये दिखा रहा है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और सबसे लोवेस्ट में देखा जाए, सबसे कम कौन है? हैती। सबसे लास्ट इंडेक्स में कौन है? 127वें नंबर पे कौन है? 127वें नंबर पे है आपका हैती। कौन है? हैती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। बहुत जो है मैंने समझाने का प्रयत्न किया है अच्छे तरह से, ताकि ये पूरा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए मैंने इसको और थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे बताने की कोशिश किया है। तो ये पूछ रहा है प्रश्न में कि भारत में वैश्विक भूख सूचकांक जो है GHI जो है 2024 में किस स्थान पे है भारत? तो 2024 में आप बता ही सकते हैं किस स्थान पे है? 105वें नंबर पे। ठीक है, तो भारत का स्थान कौन सा है? 105वां। ठीक है, तो भारत का स्थान 105वां है इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। अगर मेरा पढ़ा हुआ सारी चीज़ें समझ में आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में। ठीक है, मिलते हैं फिर कल अगले अपने करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।